हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट किया था। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अक्सर लोगों से गलती हो जाती है क्योंकि इसका एक ही आंसर चूज करते हैं, इसके दो आंसर राइट हैं, तो यहाँ पर उपर्युक्त में से एक से अधिक सही होगा। चलिए देखते हैं कैसे ये होता है। देखो लिखा हुआ है, यदि दो रेखाओं के बीच का कोण π/4 हो और एक रेखा की प्रवणता 1/2 हो तो दूसरी रेखा की प्रवणता कितनी होगी, ये आपको बताना है। देखो हमें थीटा का मान दिया गया है, यानी कोण का मान दिया गया है। थीटा कितना है भैया, π/4। एक रेखा की प्रवणता है, चाहो तो आप m1 लिख लो, तो m2 आपको निकालना है। दूसरी रेखा की प्रवणता कितनी होगी, ये आपका क्वेश्चन है। या फिर आप ये m2 का मान लिख लो, तो m1 का मान आपको निकालना है। ठीक सर जी, दो रेखाओं के बीच का कोण का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है थीटा बराबर tan इनवर्स मॉड के अंदर m1 माइनस m2 और अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। जहां पर थीटा क्या है, ये कोण है। tan इनवर्स वो तो भैया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। m1 पहली रेखा की प्रवणता है और m2 क्या है, दूसरी रेखा की प्रवणता है। देखो सबसे पहले tan इनवर्स को अगर आप इधर करोगे तो ये tan बनेगा, यानी आपका ये फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा tan थीटा बराबर में मॉड m1 माइनस m2 और बटे में है 1 प्लस m1 m2। अगर कोई ऐसा करता है कि लाओ हम मॉड को हटा दें, तो मॉड हटता है तो दो साइन आता है, एक प्लस एक माइनस। जैसे देखो x के बाहर मॉड है और इसका मान है 4, तो x की दो वैल्यू होगी, एक प्लस का 4 होगी, एक माइनस का 4 होगी। या फिर आप ऐसे डायरेक्ट सीखो, अगर हम मॉड हटाते हैं तो x बराबर होगा प्लस माइनस 4। क्यों हम प्रूव करते हैं? अगर x के अंदर -4 रखोगे तब भी मॉड से बाहर आएगा 4, यानी बराबर रहेगा, और x के अंदर 4 रखते हो तब तो 4 आएगा ही। मतलब मॉड का काम होता है किसी भी पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव बाहर निकालना और निगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव बना करके निकालना। तो यही होता है मॉड का काम, यानी निगेटिव को हटा करके निकालना, बस वही काम होता है। अगर हम यहां से मॉड हटाते हैं, चलो पहले वैल्यू रख देते हैं। tan थीटा का मान है π/4 बराबर m1 का मान है 1/2 माइनस m2 और यहां से है बटे में 1 प्लस 1/2 इंटू में m2। ठीक है, अब देखो यहां से और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो यहां tan π/4 यानी tan 45। अरे पाई का मान 180 होता है, 4 से काटेंगे तो 45 आएगा। tan 45 का मान 1 होता है। यहां पर एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस 2 m2 हो जाएगा और इसके नीचे बटे में 2 एलसीएम रहेगा। ऐसे यहां पर भी एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस m2 हो जाएगा और बटे में 2 रहेगा। ये इसको काट देगा तो हमारे पास नन्हा मुन्ना सा आंसर जो आया है 1 बराबर मॉड के अंदर 1 माइनस 2 m2 और यहां पर 2 प्लस m2, ये आया है। अब हमें मॉड हटाना है तभी m2 का आंसर आएगा। मॉड जब हटाएंगे तो इसके साथ प्लस और माइनस दोनों साइन आएंगे। ठीक है, इसका मतलब जब हम मॉड हटाएंगे भैया तो क्या बनेगा, ये 1 माइनस 2 m2 अपॉन में आएगा 2 प्लस m2 बराबर में प्लस माइनस 1। सही है, यानी एक बार प्लस लेकर के सॉल्व करना है, एक बार माइनस लेकर के सॉल्व करना है। तो चलो हम एक बार प्लस ले लिए और इधर माइनस लेते हैं। इधर 1 माइनस 2 m2 अपॉन में 2 प्लस m2 बराबर में है -1। बस इसको सॉल्व करिएगा, m2 का एक आंसर आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो m2 का एक आंसर आएगा। सॉल्व करते हैं, त्रियक गुणा करते हैं। 1 माइनस 2 m2 बराबर है 2 प्लस m2, त्रियक गुणा हो गया। सर जी इसको उधर करिए तो 1 माइनस 2 बराबर में हो जाएगा 3m2, कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। यहां से m2 का मान हो जाएगा -1/3। यहां से सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 2 m2 और -2 माइनस m2। जब इसको इधर बुलाएंगे तो या उधर ले जाएंगे तो यहां से आ जाएगा भैया 1 प्लस 2 और माइनस m2 प्लस 2 m2। यहां से आंसर आएगा m2 इज इक्वल टू 3। तो ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, यानी दूसरे रेखा की जो प्रवणता है वो -1/3, ये भी सही है और दूसरी रेखा की प्रवणता 3 भी सही है।
इसलिए दोनों ऑप्शन होने की वजह से हम लगाएंगे उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये वाला राइट ऑप्शन है डी वाला, ठीक है। अक्सर जल्दबाजी में लोग यही लेते हैं, ये हो सकता है भूल जाए, है ना भैया। तो ये वाला राइट ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन जो इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है बहुत ही अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो आराम से इस क्वेश्चन को देखिएगा, भले ही आपको चाहे जैसे आ रहा है फिर भी देखिएगा, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबर की कीमत 9 रुपए तथा 4 पेंसिल और 6 रबर की कीमत 18 रुपए है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबर की कीमत क्या है। सबसे पहला आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आंसर तक ही पहुंचना है तो ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं। ऐसे जैसे देखो कह रहा है 2 पेंसिल और 3 रबर की कीमत 9 रुपए है। अगर मान लेते हैं एक पेंसिल की कीमत P है और एक रबर की कीमत R है, तो कितनी पेंसिल है, 2 पेंसिल है और 3 रबर है, यानी 2 से इसमें गुणा करो और 3 से इसमें गुणा करो, मिलाने पर पूरी कीमत 9 रुपए है, ठीक है। ये पहला समीकरण बन गया। दूसरा कह रहा है 4 पेंसिल और 6 रबर की कीमत 18 है। 4 पेंसिल और 6 रबर की कीमत जो है वो 18 रुपए है। पहला तरीका हमने ये आपको बताया कि लाओ P की जगह पर 1 और R की जगह पर 2 रख के चेक कर लेते हैं। जो चीज दोनों को सही करता है वो हमारा आंसर होगा। तो भैया जी ये और ये रखेंगे तो नहीं सही आएगा, रख के देख लो। P का अगर आंसर 1 रखते हैं और R का आंसर 2, तो यहां 2 आ जाएगा, यहां 6, 6 2 8, 9 नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये रखोगे तब भी नहीं सही है, ये वाला रखोगे तब भी नहीं सही आएगा, ये वाला रखोगे तब भी नहीं सही आएगा। तब कौन सा लगाएं, तब तो कोई नहीं। ये तो ऑप्शन से हम सिर्फ ऑप्शन निकाल सकते हैं ना, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ है वो देखिए। देखो ये एक्चुअल में 2 चर वाले रैखिक समीकरण हैं। 2 चर हैं, देखो एक P है एक R है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण हैं। अगर कोई भी 2 चर वाला रैखिक समीकरण हुआ, कोई भी, जैसे एक नॉर्मल सा जनरल मान लेते हैं ax प्लस by बराबर में c, या प्लस में c इज इक्वल टू में 0 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो लिख दिए वैसे ही। अगर ये 2 चर वाला एक रैखिक समीकरण है, एक और मान लेते हैं, एक कुछ और मान लेते हैं भैया। चलो इसको a1 और b1 इसको c1 मान लिए, तो दूसरे वाले को a2 प्लस b2 y प्लस c2 बराबर में 0। एक समीकरण ये अपने पास से ये कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी 2 समीकरण ऐसा है जिसमें 2 चर हैं, 2 चर हैं, कोई भी हो सकता है, x y कुछ भी हो सकता है, तो ये एक रेखा को प्रदर्शित करता है, ये भी एक रेखा को प्रदर्शित करता है। एक रेखा ये है, एक रेखा ये है। तो भैया जी एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, तो रेखा होने की 3 कंडीशन होती है। रेखा या तो आपके पास ऐसे हो सकती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी जहां पर ये प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि सर जी पैरेलल यानी समांतर रेखा हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि एक रेखा यहीं पर रहे और दूसरी उसी पर चली जाए, उसी पर, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं संपाती रेखा, संपाती रेखा। तो रेखा होने की 3 कंडीशन है, या तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हो सकती हैं, या समांतर हो सकती हैं, या संपाती हो सकती है, मतलब एक रेखा है उसी पर दूसरी भी है। इसके अलावा कोई भी कंडीशन नहीं बनती है 2 रेखाओं की, ठीक है। चलो अब सर जी प्रतिच्छेदी में क्या होता है। प्रतिच्छेदी में एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, एक पॉइंट काटते हैं, एक जगह पर काटते हैं, है ना भैया। तो यही इसका सॉल्यूशन होता है, यही इसका सॉल्यूशन होता है, यही इसका हल होता है। अच्छा इसका मतलब इसके कितने हल आएंगे सर जी, एक हल आएगा, सिर्फ एक हल आएगा। ये तो कहीं काटी नहीं रही, जिंदगी भर ऐसे चलते रहे, कहीं नहीं काटी गई, इसलिए इसका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ये वाला सर जी ये तो हर जगह काट रही है, तो इसके अनंत हल हैं। अब एक तरीका यह है कि हम रेखा देख करके बताएं, और एक तरीका यह है कि रेखा का समीकरण दिया है तब बताएं। अगर रेखा का समीकरण दिया है तो सबसे पहले आपको निकालना है ए बी सी का मान, ए बी सी का मान। इससे निकालिएगा और इससे निकालिएगा। देखो इसका
A1 है, इसका B1 है, इसका C1 है, इसका A2 B2 C2 सब निकाल के बैठे रहिएगा। अब निकालना है आपको A1 अपॉन A2, उसके बाद निकालना है B1 अपॉन B2। क्या निकालना है? इसका और इसका अनुपात, इसका और इसका अनुपात। दो तरीका हो सकता है, या तो ये बराबर हो सकते हैं या तो बराबर नहीं हो सकते हैं। अगर ये दोनों बराबर नहीं है, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो इनके एक हल निकलेंगे, यानी ये प्रतिच्छेदी रेखा रहेगी। ठीक है, तो ये कंडीशन खत्म। अगर A1 अपॉन A2 का मान B1 अपॉन B2 के अनुपात के बराबर नहीं है तो समझ जाइएगा ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं और एक हल जरूर निकलेगा 100%। सर जी इसमें आ जाइए। अगर ऐसा हुआ कि सर जी A1 और A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 ये हमने निकाला और दोनों बराबर आ गया, तब हम आगे निकालेंगे C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2। इसको देखेंगे ये बराबर है कि नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है, इसका मान, इसका मान और इसका मान, ठीक है, देखो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 ये दोनों बराबर हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो इस लाइन को बोलते हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं, और समांतर रेखाओं में कभी भी कोई हल नहीं होता है, कभी भी कोई हल नहीं होता है। ठीक, आगे बढ़ो। अनंत हल कब होगा? जब रेखाएं समपाती होंगी। सर जी कैसे पता चलेगा? अगर आपने निकाला A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, ठीक है, तो भैया जी अगर तीनों बराबर आ गए तो समझ जाइएगा ये रेखाएं जो है वो समपाती हैं और इनके अनंत हल निकलेंगे। एक दो नहीं, अनंत, चाहे जितने हल निकल सकते हैं, मतलब अनंत हल निकलेंगे, इनफाइनाइट हल निकलेंगे। तो भैया जी ये तरीका है, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 अगर बराबर नहीं है तो एक हल, अगर ये दोनों बराबर हैं तो C1 अपॉन C2 निकालेंगे, अगर वो बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं निकलेगा, और अगर तीनों बराबर हैं तो अनंत हल है। सर जी हम अपने क्वेश्चन में आते हैं, यहां A1 का मान 2 है, B1 का मान 3 है, C1 का मान 9 है, यहां A2 का मान 4 है, यहां इसका मान 6 है, यहां इसका मान 18 है। देखो ये दोनों कांस्टेंट या तो इधर होने चाहिए या तो दोनों कांस्टेंट इधर होने चाहिए, दोनों एक साइड होने चाहिए। ये नहीं कि 9 को इधर कर दो 18 को उधर कर दो, ऐसा नहीं, दोनों या तो इधर रखो, दोनों या तो उधर रखो, तब सही माना जाएगा। चलो देखो हम इसका मान निकालते हैं, 2/4, इसका मान 1/2 आ गया, 3/6, इसका मान भी 1/2 आ गया, 9/18, इसका मान भी 1/2 आ गया। तो A1 अपॉन A2 का मान, B1 अपॉन B2 का मान, C1 अपॉन C2 का मान सब आपस में क्या है? सब आपस में क्या है भैया? बराबर है। तो बराबर होने पर क्या हल होता है? अनंत हल होता है, अनंत हल है। लेकिन ये हल नहीं है, ये भी हल नहीं है, ये भी हल नहीं है, होते तो अनंत हल है, लेकिन उसमें से ये हल नहीं है, उसमें से ये हल नहीं है, उसमें से ये हल नहीं है, तो ये तो लगेगा नहीं, एक से अधिक वाला लगेगा नहीं, क्योंकि एक से अधिक सही नहीं है। इसका मतलब ये वाला लगेगा कोई नहीं। ये ना समझिएगा कि कोई हल नहीं है, नहीं भैया, हल तो अनेक है, अनेक हल है, लेकिन यहां पर ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में उसके हल नहीं है। हल तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इसमें से जो ऑप्शन आपने दिया है ना, उसमें से हमारा मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, हमारे बोरे में एक बोरा चावल है, लेकिन जो आपके पास एक मुट्ठी चावल है ना, उसमें हमारा चावल वाला मैच नहीं कर रहा है, इसलिए हम लगाएंगे कोई नहीं। ठीक है, तो ये चीज याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, प्रतिच्छेदी रेखाओं का एक हल होता है, समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता है, अनंत हल समपाती रेखाओं के होते हैं। कैसे चेक करते हैं? ये निकालते हैं, ये निकालते हैं, ये निकालते हैं, उसके बाद बता देते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि 121 वर्ग मीटर आधार क्षेत्रफल और 23 मीटर ऊंचाई वाले लंब प्रिज्म का आयतन है। भैया जी प्रिज्म उसे कहते हैं जिसका नीचे का शेप और ऊपर का शेप दोनों बराबर हो। जैसे यहाँ नीचे जो है वो आयत है तो ऊपर भी आयत होना चाहिए, अगर नीचे वर्ग है तो ऊपर भी वर्ग होना चाहिए, नीचे अगर सर्कल है तो ऊपर भी सर्कल होना चाहिए। ऐसे फिगर को हम लोग प्रिज्म बोलते हैं। और प्रिज्म का आयतन कुछ भी नहीं होता है भैया, नीचे का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। प्रिज्म का आयतन लिख लीजिए आप, प्रिज्म का आयतन, कोई भी अगर फिगर है जो प्रिज्म बना रहा है तो उसका आयतन होता है
नीचे यानी आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और गुणे में ऊंचाई, गुणे में हाइट यानी ऊंचाई, बस यही होता है फार्मूला आयतन का। जैसे आपने पढ़ा होगा बेलन का आयतन, तो वही पाई आर स्क्वायर नीचे का क्षेत्रफल होता है इंटू में ऊंचाई, है ना भैया, इंटू में ऊंचाई, बस यही फार्मूला होता है। जैसे आपने घन का पढ़ा होगा या घनाभ का पढ़ा होगा, घन में नीचे का ए स्क्वायर होता है, ए से गुणा कर दो हो जाता है। ठीक उसी तरीके से आधार का क्षेत्रफल कितना है भैया 121 और ऊंचाई कितनी है 23, बस काम खत्म। 23 से कम 23 जिसमें 3 है लास्ट में वो सही, 23 से कम 23 हासिल 2, 23 दूना 46 और 2 48 होता है, हासिल 4, 23 से कम 23 4 27, 27 83 घन मीटर, ये वाला ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, कह रहा है यदि 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4 हो तो 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन में 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का मूल्यांकन कीजिए। देखो हमें जो मिला हुआ है वो 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4 मिला है, और हमें जो बताना है वो 3 sin थीटा प्लस में है 2 cos थीटा बटे में है 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। यहां ऊपर प्लस है नीचे भी प्लस होता तो पूरा काट करके वन आंसर बता दिए होते, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, कट नहीं सकता है। देखो दो तरीका है, एक तरीका यह है कि जब भी कभी भी इस तरीके से साइन कॉस tan cosec का रेशियो दिए हो तो हमेशा त्रिभुज बनाइए, उसमें तीनों भुजा ज्ञात कर लीजिए। और दूसरा तरीका है डायरेक्ट, पहले देखो वो वाला जिसमें हम त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले ये 3 को उधर ले जाओगे तो आप बन जाएगा tan थीटा बराबर 4/3। tan बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी ऊपर जो है वो लंब का मान है और नीचे जो होता है वो आधार का मान होता है। अगर हम इस फिगर में देखें, ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड होती है, यानी समकोण त्रिभुज पर, ठीक है। तो ये है लंब, लंब का मान 4 है, ये आधार का मान 3 है, तो इसका मान आप निकाल लीजिएगा पाइथागोरस चचा के फार्मूले से, इसका मान 5 आ जाएगा। उसके बाद आपको साइन थीटा का मान चाहिए तो यहां से ले लो, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण यानी 4/5 यहां रखिएगा। कॉस का मान होता है आधार बटे कर्ण, तो इसका मान यहां रखिएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन में यही मेथड अप्लाई होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे देखो हमें मिला हुआ है 3 tan थीटा बराबर में है 4, अगर हम देखें तो यहां ऐसे कर सकते हैं कि सर जी यहां देखो 3 tan थीटा है, यहां पर तो कहीं नहीं दिखा रहा है tan, और tan का फार्मूला आपको पता है कि tan थीटा बराबर होता है ऊपर साइन नीचे कॉस। अगर ऊपर साइन नीचे कॉस है तो वो tan के बराबर होता है, यानी अगर हम इसमें ऊपर साइन नीचे कॉस बना दे tan बन जाएगा, बन जाएगा ना। तो बस यही काम करना है। देखो यहां साइन है तो सब में क्या करो कॉस से भाग दे दो, लेकिन भैया ये थोड़ा सा दिमाग वाला है, ये बिना दिमाग वाला है, बस खाली निकालो उसके बाद पट को आंसर ले लो, है ना। चलो देखो हम सब में कॉस से भाग देते हैं, सब में, तो 3 साइन थीटा बटे में कॉस थीटा हो गया प्लस 2 कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा हो गया। नीचे भी भाग देना है जो ऊपर दिए हैं, बटे में कॉस थीटा हो गया, यहां से 2 कॉस थीटा और बटे में कॉस थीटा हो गया। ये इसको शहीद कर देगा, ये इसको शहीद कर देगा, और ये क्या बन जाएगा tan, तो ऊपर 3 tan थीटा प्लस में है 2 अपॉन में है 3, ये बन गया tan, देख लो ये फार्मूला होता है, माइनस में है 2। 3 tan थीटा का मान है कितना भैया 4, 3 tan थीटा का मान कितना है 4, इसको हटाओ यहां रखो 4 प्लस 2 पहले से है 2, यहां भी 4 माइनस 2, ऊपर आया 6 नीचे आया 2, 1 सा 3 सा, इसका मतलब आंसर कितना आ गया 3, जो कि इसमें है ही नहीं भैया, इसका मतलब ऑप्शन फिर से सही हो जाएगा, कोई नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर लोग इसमें गलती करते हैं, हमने देखा भी है कुछ लोग गलती भी किए हैं, ठीक है। चलो देखो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवश्यक रूप से सत्य नहीं है, कौन सा ऐसा कथन है जो हमेशा सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। जैसे पहला, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वो समांतर चतुर्भुज होगा, यानी एक दूसरे को अगर वो समद्विभाजित करते हैं तो वो समांतर चतुर्भुज होगा, ये आपको बताना है। चतुर्भुज के बारे में आपको पता होना चाहिए तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। चतुर्भुज 6 प्रकार के होते हैं, है ना, ये तो आपको पता ही होगा भैया। एक होता है आयत,
वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, पतंग और एक समलंब चतुर्भुज। तो ये कह रहा है कि अगर विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वो समांतर चतुर्भुज होगा। समांतर चतुर्भुज चारों होते हैं, आयत को भी समांतर चतुर्भुज बोलते हैं, वर्ग को भी समांतर चतुर्भुज बोलते हैं और समचतुर्भुज को भी बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज है ही है। सर जी ऐसा क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की डेफिनेशन होती है कि सम्मुख भुजा बराबर और समांतर होनी चाहिए, बस। अगर सम्मुख भुजा समांतर और बराबर है तो उसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। समझ में आ गया? तो देखो, अगर विकर्ण एक दूसरे का समद्विभाजन करते हैं तो समांतर चतुर्भुज होगा। 100% सही है, चाहे जिसमें देख लो, आयत में देख लो, वर्ग में देख लो, समचतुर्भुज में देख लो या फिर समांतर में देखोगे, सब में जो उनके विकर्ण है ना समद्विभाजित करते हैं, मतलब आधा इधर करते हैं। तो ये 100% सही बोला है, लेकिन वो कह रहा है कि कौन सा ऐसा है जो सही नहीं है वो बताओ। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वो आयत होगा। गलत। कह रहा है कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो आयत होगा। हाँ भैया, आयत तो होगा, हम मानते हैं। देखो, लेकिन आपने समलंब चतुर्भुज का नाम सुना है, ये तो आयत नहीं है, ये तो आयत नहीं है। हम देखो इसके भी विकर्ण अगर बराबर कर दें, अगर इसके विकर्ण बराबर कर दें, यहां से खींचो एक विकर्ण, यहां से खींचो एक विकर्ण, ए बी सी डी, अगर AC का मान BD के बराबर हो जाए तो क्या भैया इसको आयत बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ना। इसका मतलब ये ऑप्शन हमेशा सही नहीं है। तो ये वही तो पूछा है कि सर जी कौन सा सही नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन सही है, मतलब ये हमेशा सही नहीं होगा। समझ में आ गया है ना? हमने एग्जांपल दे दिया। कह रहा है विकर्ण अगर बराबर हो तो आयत होगा, हम मानते हैं आयत होगा, लेकिन हमेशा आयत थोड़ी ना हो सकता है, समलंब चतुर्भुज भी हो सकता है। देख लो, ये विकर्ण अगर इस विकर्ण के बराबर हो गए तो समलंब चतुर्भुज है, लेकिन क्या आयत इसको मानेंगे? नहीं मानेंगे। इसका मतलब ये सही है। आगे, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो वह समचतुर्भुज होगा। नहीं, हमेशा नहीं हो सकता है। हम मानते हैं समचतुर्भुज। देखो, समचतुर्भुज दो होते हैं, एक समचतुर्भुज खुद और एक वर्ग को भी समचतुर्भुज बोलते हैं। समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है कि सर जी सम्मुख भुजा जो होती है वो, यानी चारों भुजा बराबर होनी चाहिए और सम्मुख भुजा समांतर होनी चाहिए, बस। देखो, चाहे आप समचतुर्भुज में देख लो 90 अंश पर काटते हैं, चाहे वर्ग में देख लो 90 अंश पर काटते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा फिगर नहीं है जिसमें 90 अंश का काटते हैं वो समचतुर्भुज ना हो? है भैया, पतंग। पतंग देखो भैया, ये भी तो 90 अंश पे काटते हैं, तो क्या इसको हम समचतुर्भुज मान लें? ऐसा कहां, चारों भुजा कहां बराबर है? इसका मतलब ये गलत है। तो वही तो पूछा कौन सा सत्य नहीं है, तो ये भी ऑप्शन सही है। आगे है आयत, वर्ग और समचतुर्भुज विशेष प्रकार के समांतर चतुर्भुज है। ये तो हमने पहले ही बता दिया। समांतर चतुर्भुज चारों को बोलते हैं। समांतर चतुर्भुज खुद समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज, वर्ग और आयत, इन सबको समांतर चतुर्भुज बोला जाता है, क्योंकि डेफिनेशन मैंने बताया। तो ये तो सही है, तो सही नहीं पूछ रहा, गलत वाला। इसका मतलब दो ऑप्शन सही है, तो इसमें कौन सा? एक से अधिक, है ना? एक से अधिक, ये वाला ऑप्शन लगेगा। ठीक, चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 18 और 19 देखते हैं। ये तो अभाज्य संख्याओं पर आधारित प्रश्न है, ये बार बार पूछा जाता है। तो आपको 1 से लेकर 100 तक जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं उसको कम से कम 2 या 3 बार जरूर लिखना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कितनी अभाज्य संख्याएं हैं और कौन कौन है। ठीक है, जैसे इसमें पूछा है 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 1 और 50 के बीच 15 अभाज्य संख्याएं हैं। 51 से लेकर 100 तक 10 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं हैं। जो भी संख्याएं हैं लिख करके प्रैक्टिस जरूर करिएगा कि कौन कौन सी संख्याएं हैं, नहीं तो कभी कभी एवरेज पूछ लेता उनका। ठीक है, तो कह रहा है कि 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो भैया जी 15, बी वाला ऑप्शन सही है। अब ये है इसका वर्गमूल का मान कितना है। देखो हमारा क्वेश्चन है 4 बार, उसके बाद 0 है दशमलव के, 12, 25, यहां पर है 53, 29। 12, 25 का वर्गमूल कितना होता है भैया? 12, 25 का 35 होता है, निकाल लीजिएगा। 53, 29 का 73 होता है। अब ये दशमलव है, तो देखो ऐसे करिएगा, ऐसे ना करिएगा सर जी 4 दशमलव के बाद 4 0 है तो उसको आधा कर लीजिए, 2 0 लगा दीजिएगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, याद करिएगा। हमेशा ऐसा करिएगा, यहां से पेयर बनाइएगा। पेयर, कितनी पेयर बने हैं
1 2 3 4, इसका मतलब दशमलव के बाद 4 अंक आना चाहिए, दशमलव के बाद 4 अंक आना चाहिए। सर जी हमारे पास 2 ही अंक है तो 2 जीरो बढ़ा लेंगे। ये ना कहिएगा सर जी 4 थे तो 2 जीरो आ गए, देखिए वैसे ही तो हुआ है। नहीं, ऐसे नहीं किया, अभी हम एग्जांपल लेके आपको बताते हैं। जैसे देखो यहां पर 1 2 3 4, 4 है तो इसका मतलब दशमलव के बाद 4 अंक आना चाहिए। 2 यहां हो गया, 2 और जीरो बढ़ा लो, ये हो गया। सर जी दशमलव के बाद 4 अंक, दशमलव के बाद 4 अंक, इसका मतलब दशमलव का सत्यानाश कर दो, जब बराबर रहते हैं सत्यानाश कर दो। तो यहां ऊपर बना है 35 और नीचे बचा है 73, तो यही हमारा ऑप्शन हो गया 35/73। अब ये आपने कहा ना कि 4 है उसका आधा कर दिए, तो देखो आराम से देखो, अगर क्वेश्चन ऐसे रहे दशमलव 0 0 0 0 और कितना देते भैया, चलो 5 7 6, नहीं ये नहीं, कुछ और देते हैं 6 to 5 ताकि आसानी से निकल आए। अब इसका कोई अगर पूछे वर्गमूल कितना होगा तो आप तुरंत पटक देंगे, है ना। ये तो 25 का है, ये तो पटक दिया आपने, लेकिन क्या अब इसका आधा करेंगे, इसका आधा करेंगे क्या, 2 2 4 1 5, 5 का आधा 2.5, क्या 2 जीरो बढ़ा करके एक तो आधा जीरो बढ़ाएंगे क्या, ऐसे लगाएंगे क्या, नहीं भैया ये चीज याद कर लीजिए, हमेशा ऐसा होता नहीं है, होता ऐसे है, पेयर बनाना है 2 2 का। अगर घनमूल होता है तो 3 3 का पेयर बनता, वर्गमूल है 2 2 का पेयर बनेगा, 1 2 3 4, 4 पेयर बना है, इसका मतलब दशमलव के बाद 4 अंक होने चाहिए। 2 हमारे पास है, 2 और जीरो बढ़ा लो, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है कि कुछ लोग डायरेक्ट फार्मूला याद किए रहते हैं, फार्मूले से थोड़ा सा घुमाया गया है, और अगर आप फार्मूला याद किए हैं तो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p लगा करके चले आएंगे, लेकिन फार्मूले में थोड़ा सा घुमाया गया है। क्या है क्वेश्चन, कह रहा है यदि किसी सरल रेखा पर मूल बिंदु से डाला गया लंब y अक्ष की धनात्मक दिशा, देख लो यही चीज है, y अक्ष की धनात्मक दिशा से अल्फा कोण बनाता है और यह p लंबाई का है, तो उस सरल रेखा का समीकरण देखो, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। अगर कोई रेखा ऐसी, ये मान लेते हैं कि सर जी ये ऐसे है, कोई रेखा ऐसे जाती है, तो इस रेखा का समीकरण होता है, 2 चीजें अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हैं। देखो एक चीज, मूल बिंदु से खींचे गए लंब की लंबाई, ये 90 अंश का बना रहा है तभी तो लंब माना जाएगा। अगर इस लंबाई को आपको पता है, O से लेकर A तक की लंबाई आपको पता है, सपोज कर लेते हैं P, और ये जो लंब है, और ये जो लंब है वो x अक्ष की, किससे, x अक्ष की धनात्मक दिशा से अगर अल्फा कोण बनाता है, सुन लो फिर से, x अक्ष की धनात्मक दिशा से अल्फा कोण बनाता है तो उसका फार्मूला होता है, यानी ये वाला x अक्ष, ये उसकी धनात्मक दिशा से ये वाला कोण अल्फा अगर बनाता है तो उसका फार्मूला होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर में p। लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, ये कह रहा है y अक्ष की धनात्मक दिशा से अल्फा कोण बनाता है, तब बताइए सर जी। अच्छा देखो आराम से देखो, मान लो कि ये जो है ये लंब है, ये p है, कह रहा है y अक्ष की धनात्मक, ये है y, इसकी धनात्मक ऊपर होता, मतलब ये वाला कोण बताया, अरे भगवान ये अल्फा बताया है, लेकिन भैया p लंबाई का और अल्फा कोण ये वाला नहीं होना चाहिए। अगर हमें ये नहीं पता है ना ये वाला कोण, तब तक हम ये फार्मूला यूज नहीं कर पाएंगे। तब सर जी कैसे होगा, तो आराम से देखो, हमें ये वाला कोण पता है अल्फा है, इसका मान कितना होगा सर जी, पूरा 90 होता है, पूरा 90 होता है, 90 में से ये निकाल दो तो इसका मान आ जाएगा 90 माइनस अल्फा, काम खत्म, सही है। अरे भैया अगर ये 30 है तो 90 माइनस 30 हो जाएगा, यानी 60 अंश हो जाएगा। तो ये वाला कोण हमें पता चला कि ये है 90 माइनस अल्फा। अब फार्मूले में रखते हैं, लंब की लंबाई p है, लेकिन कोण जो है 90 माइनस अल्फा है, रखते हैं भैया x cos अल्फा नहीं है, 90 माइनस अल्फा रखना है, 90 माइनस अल्फा प्लस y साइन 90 माइनस अल्फा, और बराबर में लंब की लंबाई तो p है। बस सॉल्व करिए, x cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा का मान होता है साइन थीटा, ठीक है, फार्मूला है याद कर लीजिए भैया, साइन थीटा यानी साइन अल्फा प्लस y साइन 90 माइनस थीटा का होता है cos थीटा, यानी cos थीटा के प्लेस पे कितना अल्फा बराबर में p। तो ये है फार्मूला जो बन करके आया है x साइन अल्फा प्लस y cos अल्फा। कहां है भैया, x साइन अल्फा प्लस y cos अल्फा इज इक्वल टू p। ऑप्शन बी होगा ना कि ए होगा।
चलिए भैया प्रायिकता का क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 52 ताशों की एक गड्डी में से 2 ताश यादृच्छिया निकाले जाते हैं और फेंक दिए जाते हैं। अच्छा भाई, शेष 50 ताशों में से एक सरल निकासी में एक इक्का निकलने की प्रायिकता क्या है? देखो हमारे पास 52 ताश की एक गड्डी होती है। ये कह रहा है इसमें से 2 ताश निकाल करके फेंक दो, ये निकाल करके फेंक दो। बाकी कितने बचे? 50 ताश। अब इस 50 में से आप निकालो एक पत्ता, वो इक्का होगा। इसकी क्या प्रायिकता है? तो प्रायिकता का फार्मूला आपको पता है ना भैया। ऊपर क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स, यानी जो हमारे फेवर में होता है वो ऊपर, और नीचे क्या होता है? टोटल आउटकम्स, यानी जितने पॉसिबिलिटी बनती है वो नीचे पटक देते हैं। सही है। अब देखो, वैसे भी प्रायिकता भी एक संभावना ही है ना। आपने जो 2 ताश फेंके हैं, क्या आपको पता है वो ताश क्या थे? नहीं पता है ना। वो ताश क्या क्या हो सकते हैं, पहले इसकी संभावना बताओ। तो अगर हम देखें वो ताश जो है ना, वो दोनों इक्के हो सकते हैं। हो सकता है जिसने फेंका हो दोनों इक्का निकाल के फेंक दिया हो। तो अब इस गड्डी में 2 ही इक्के बचेंगे, यानी 2 ही लोग हमारे फेवर में रहेंगे, है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि सर जी, या हो सकता है किसी ने एक इक्का फेंका हो और दूसरा वाला इक्का ना रहा हो। ऐसा भी हो सकता है ना। मतलब एक इक्का गया हो, एक इक्का ना गया हो, कोई दूसरा 3 4 5 या किंग क्वीन कुछ भी चला गया हो, लेकिन इक्का ना गया हो। अगर एक इक्का निकल कर फेंक गया है, अगर एक इक्का निकाल करके फेंक दिया गया है, तो अब तो 3 इक्के बचेंगे, है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि निकालने वाला ये जान रहा था कि इक्का निकालने की बात होगी, तो इक्का निकाला ही ना, किसी दूसरे को निकाल करके फेंक दिया। किंग क्वीन जैक 2 3 4 5 कुछ भी निकाल करके फेंक दिया, मतलब इक्का नहीं निकाल के फेंका। तो इस 50 वाले में अभी भी चारों इक्का मौजूद हैं। सही है। तो 3 पॉसिबिलिटी बन सकती है। या तो दोनों इक्का गया होगा, या तो एक इक्का गया होगा, एक कोई दूसरा पत्ता गया होगा, या तो दोनों दूसरे पत्ते गए होंगे, इक्के ना गए होंगे। सही है। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर जी अभी ये बताएंगे कि एक ये पहला इक्का तो दूसरा इक्का नहीं है, या ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला इक्का नहीं है, ये वाला इक्का। अरे भैया पॉसिबिलिटी में तो एक ही लिखा जाएगा ना। अगर आपके पास 2 पत्ते हैं, एक इक्का का है, एक इक्का का नहीं है, तो आप उसको कैसे बोलेंगे? सर जी एक इक्का नहीं है, एक इक्का है ना। या ऐसे भी बोल सकते हैं एक इक्का है, एक इक्का नहीं है, तो बात तो वही है ना। अब यही हमारा आंसर है। कैसे लिखेंगे? तो मैथ में चाहे वो क्रमचय और संचय का चैप्टर हो, चाहे प्रायिकता का चैप्टर हो, जहां कहीं भी या होता है या, वहां पर लगता है प्लस। ठीक। अब आगे बढ़ो। देखो पहली कंडीशन को देखो। अगर हमने दोनों इक्का निकाल करके फेंक दिया है, तो अब हमारी गड्डी में सिर्फ 2 ही इक्के बचे हैं, सिर्फ 2 इक्के बचे हैं, है ना भैया। इस गड्डी में 2 ही इक्के बचे हैं। दोनों तो निकाल करके फेंक दिया है, 2 ही तो बचेंगे, 4 होते हैं ना। तो ये इसमें अब 2 इक्के बचे हैं, बाकी 48 कुछ और 48 कोई और पत्ता बचा है। तो इसमें हमारे फेवर करने लायक कितने हैं? हम तो इक्का चाह रहे हैं ना, इक्का। तो हमारे फेवर में 2 ही लोग हैं, इसका मतलब 2 ऊपर, और टोटल कितने हैं? 50। चलो आगे बढ़ो। सर जी एक इक्का अगर निकाल करके फेंका गया है, तो अभी हमारे पास 3 इक्के हैं जो हमारे सपोर्ट में खड़े होंगे, 3, और टोटल कितने पत्ते बचेंगे? 50। बहुत अच्छे। अगर हमने जो निकाला है वो इक्का नहीं था, तो हमारे पास चारों इक्के अभी इसमें मौजूद हैं, चारों इक्के मौजूद हैं, तो चारों हमारे सपोर्ट में खड़े होंगे, है ना। 4 और बटे में 50। सही है। जब एक भी इक्का नहीं गया तो 4/50, जब एक इक्का गया तो 3/50, जब दोनों इक्के चले गए तो 2/50। बस इसी को जोड़ दो भैया, एलसीएम तो 50 आएगा। 2 3 5 5 4 9, यानी 9/50 एक इक्का निकालने की प्रायिकता है। तो सी वाला ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 22, cos a प्लस बी और cos a माइनस बी का गुणनफल है। वैसे तो ये फार्मूला है, इसका मान होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी होता है, cos स्क्वायर बी नहीं भैया, ठीक है। ये है फार्मूला। लेकिन अगर आप भूल गए हैं तो कैसे निकालना है वो देखिए। डायरेक्ट गुणा करके cos a प्लस बी, और इसका गुणनफल है cos a माइनस बी। cos a प्लस बी का फार्मूला होता है cos a cos b, बीच में प्लस है तो माइनस लगेगा, sin a इंटू साइन बी। इसका गुणनफल है cos a
फॉर्मूला वही है कॉस बी, लेकिन माइनस है तो प्लस लगेगा बीच में, साइन ए साइन बी, ये दोनों का फॉर्मूला है। अब दोनों को जब गुणा करेंगे तो एक ब्रैकेट में माइनस है एक ब्रैकेट में प्लस है, डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, है ना भैया, ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दे रहे हैं। कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, बीच में माइनस लगेगा, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ये हो गया दोनों का गुणनफल। लेकिन सर जी मैच नहीं कर रहा है तो डायरेक्ट ये ना ठोक दीजिएगा, कोई नहीं, है ना, इसको सॉल्व करिए। देखिए इसको हटाते हैं इसको हटाते हैं, बस फार्मूला बनाने के लिए कॉस स्क्वायर ए नोट किया गया है, कॉस स्क्वायर बी का मान होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, जो चीज यहां वही चीज यहां होना चाहिए, माइनस साइन स्क्वायर को हटाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ए है तो ए पटक दो, बाहर बचा क्या है साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर का दोनों में इंटू करते हैं तो कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ये इसका हो गया। माइनस से और साइन स्क्वायर बी से इंटू करते हैं तो माइनस साइन स्क्वायर बी, और ये हो गया प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, सही है, बस खाली गुणा किए हैं। देखो ये चीज और ये चीज वही है, यहां माइनस है यहां प्लस है, तो आपके पास बचा है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो ये फार्मूला है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है, ये फार्मूला है। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कह रहा है कि 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है, यदि हम इसमें माँ की आयु जोड़ दें तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है, माँ की आयु होगी। अगर आपने ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि सर जी 4 बहनों की औसत आयु जो है वो 7 वर्ष है, यानी सबकी 7 7 7 7 7 है, यदि हम इसमें माँ की आयु जोड़ दें तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है, जो 7 थी वो अब हो गई 13 हो गई, यानी सर जी वो 6 लेके आई होगी, 6 बढ़ गई है तो 6 पंजे 30 और 30 7 37, खत्म। सबको बैलेंस करने के लिए 37 आया होगा। लेकिन अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे करिएगा, ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। देखो 4 बहन है, उनकी औसत आयु 7 वर्ष है, मान लो कि सबकी 7 7 7 7 7 7 7 रही होगी, ठीक। तो अगर 4 बहन है, औसत आयु 7 वर्ष है, तो पहले गुणा कर दो 7 से, कितना हो गया 28, यानी सबका योगफल 28। यदि इसमें मां की आयु जोड़ दें, अब कितने लोग हो गए 5, कितने लोग हो गए 5, तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है। पहले कितनी थी 7, 6 बढ़ गई, इसका मतलब 13 हो गई, सही है। 4 लोग थे, औसत आयु 7 थी, योगफल 28, मां की आयु जोड़ी गई तो लोग कितने हो गए 5, 6 वर्ष बढ़ जाती, इसका मतलब 7 से 13 हो गई। तो अब इनका योगफल यानी 13 पचे 65, जब 4 लोगों को जोड़ा गया तो 28 आया, 5 लोगों को जोड़ा गया तो 65। सर जी कैसे ऐसा, तो घटा के देखो मां की आयु कितनी जोड़ी गई है, घटा के देख लोगे 37 आ जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो हमेशा ऐसे करिएगा अगर ज्यादा दिमाग नहीं चल रहा है तो। चलिए भैया एक आसान सा क्वेश्चन देखते हैं, विच इज 24। कह रहा है कि x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को x प्लस 1 से विभाजित करने पर शेषफल मिलता है। देखो एक तरीका ये है कि ले चलो x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को x प्लस 1 से भाग दो, और बड़का वाला भाग देने के बाद यहाँ छोटा सा नन्ना मुन्ना सा नंबर बचेगा, वही आपको आंसर बताना है, ठीक है। एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये है शेषफल निकालने का, जिससे भाग देना है उसके बराबर 0 कर दो। किससे भाग देना है सर जी, x प्लस 1 से, जिससे भाग देना रहे यानी जो आपका भाजक रहे उसके बराबर 0 कर दो, और यहां से उस वेरिएबल का मान निकाल लो, यानी चर का मान निकाल लो। चर कितना है x, तो x का मान आ जाएगा -1। अब ये जो x का मान आया है इसको उठाओ, ले चलो अपने क्वेश्चन में पटक दो, जितना आंसर आएगा वही शेषफल होता है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन कितना है सर जी, चलो यहां से हटाते हैं, x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसमें x की जगह पे -1 रखना है, तो यहां -1 का क्यूब हो गया, -10 गुणे -1 की घात 2 प्लस 2 गुणे -1। थोड़ा आराम से रखिएगा क्योंकि माइनस वाला ही क्वेश्चन ज्यादा दिया जाता है, क्योंकि आप थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। चलो देखो माइनस की घात जब भी कभी भी विषम रहती तो माइनस उत्तर आता है, या 1 की घात चाहे जितनी लगाओ 1 ही आएगा। यहां से -10 गुणे माइनस खत्म हो गया, यहाँ 1 बचा, प्लस का माइनस में तो -2 1 कम 2 प्लस 3, यहां से -1
यहां से -10 और यहां से -2, यहां से +3। देखो ये कदावे कितने हो गए, -1 -2 माइनस का 3 हो गया, -3 + 3 से शहीद हो गया। इसका मतलब आपका उत्तर आ गया -10। ये बी वाला ऑप्शन सही है। तो एक तरीका है, चाहे लॉन्ग मेथड जाओ चाहे शॉर्ट मेथड। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा है कि यदि x, y और z धनात्मक वास्तविक संख्याएं हों तो इतना बराबर होगा। हमारा क्वेश्चन है, बाहर छोटा सा नन्ना मुन्ना सा 5 है, अंदर 31 25 है, x की घात 10 है, y की घात 5 है और z की घात 10 है। कैसे करना है, बहुत ही आसान है। जितना अंदर मटेरियल है उसको 5 से भाग देना है, उसकी घात में 5 से भाग देना है, वही चीज बाहर आ जाएगा। जैसे देखो सर जी इसके पास घात नहीं है, अरे तो क्या हुआ, घात बना लो ना, ये 5 की घात 5 है। देख लीजिएगा 31 25 का गुणनखंड करेंगे इतना ही आएगा, x की घात 10, y की घात 5, z की घात 10। जितना यहां लिखा रहता है उससे सबकी घात में भाग देना, सबकी घात में भाग देना है। अगर कोई कहे सर जी यहाँ कुछ ना लिखा हो तो 2 से भाग देंगे, 2 पढ़ते हैं ना इसको। चलो भैया 5 से भाग देते हैं। घात में याद रखिएगा 5, जब 5 से भाग देंगे 5 में तो 1 बार जाएगा, ठीक। यहां x में 2 बार जाएगा 5 का पहाड़ा, y में 5 में कितनी बार, 1 बार जाएगा, z 10 में कितनी बार, 2 बार जाएगा। यानी 5 की घात 1 x स्क्वायर y z स्क्वायर, यही आपका फाइनल आंसर है सर जी। और जो नहीं कटेगा वो अंदर रह जाएगा, ठीक है। 5x स्क्वायर y z स्क्वायर, ये पहला वाला ऑप्शन सही है। चलिए भैया अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। लोहे का ठोस टुकड़ा जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई विमाओं वाले एक घनाभ के आकार में है, इसको ढालकर एक ठोस गोला बनाया जाता है, गोले की त्रिज्या क्या है। देखो हमारे पास एक ठोस घनाभ है, मान लो कि यही है भैया, इसको पहले पिघलाया गया, उसके बाद उसको ढाला गया है एक गोले में। गोला है भैया ये, भी इतना समझिएगा ये गोला है, ठीक। कह रहा है कि उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो दुनिया को पता है जब कोई भी चीज अगर हम उसको ढालते हैं उसके बाद कुछ और बनाते हैं तो आयतन सेम रहता है, मतलब इसका आयतन इसके आयतन के बराबर होना चाहिए। तो इसका आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसका आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, सही है। ये इसका आयतन है, ये इसका आयतन है, दोनों बराबर होने चाहिए। मान रखो, आंसर ले लो r का, है ना, गोले की त्रिज्या पूछा है। लंबाई का मान है 49 और इसका मान है 33, इसका मान है 24, 4/3 पाई 22/7 r क्यूब आपको निकालना है, r का मान। चलो भैया कुछ कट उठ रहा है, हाँ 4 एकम 4, 4 छक 24, बहुत अच्छी बात है। 11 दूना 22, 11 तिया 33। और कुछ कट रहा है, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। अब हमारे पास क्या बचा है वो देखो, 44 बचा हुआ है और यहां से अच्छा 49 है भैया, 44 नहीं है। 49 गुणे 3 फिर गुणे में 3 और ये चचा जान इधर आ रहे हैं 3 गुणे में 7, बराबर में यहां अकेला बचा है r क्यूब। क्यूब हटाएंगे क्यूब रूट बनेगा। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 7 गुणे 7, ये 3 तो है ही है 3 बार और यहां 7 बराबर में r। जो चीज 3 बार है वो एक बार बाहर निकाल दो भैया, देखो निकल आया 7, यहां से निकल आया 3, ये आ गया r का मान 7 त्रिक 21 यानी 21 सेंटीमीटर, सही ऑप्शन है। चलिए भैया आप क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कह रहा है यदि किसी घनाभ की प्रत्येक भुजा दोगुनी कर दी जाए तो इसकी सतह का क्षेत्रफल 2 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है या 6 गुना हो जाता है, ये आपको बताना है। देखो अगर कभी भी आप भुजा में कोई छेड़खानी करते हैं, 2 गुना करते हैं, 3 गुना करते हैं, 4 गुना करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्षेत्रफल में इसका क्या असर पड़ेगा भैया जी, क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी जो चीज आपने किया है अगर 2 गुना किया है तो लंबाई में 2 गुना होगा, चौड़ाई में 2 गुना होगा, इसका मतलब आपका जो क्षेत्रफल है ना वो 4 गुना हो जाएगा। तो आपने किया था इसमें इसका वर्ग होता है, वर्ग, ठीक है। अगर आपने 3 गुना किया होता तो इसमें 9 गुना हो जाता, अगर आपने 4 गुना किया होता तो 4 का वर्ग ये 16 गुना हो जाता, अगर आपने भुजा को 5 गुना कर दिया तो क्षेत्रफल 25 गुना हो जाएगा। आयतन में क्या फर्क पड़ता है,
आयतन 3 बार लिखा जाता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यानी अगर आपने 2 गुना किया है तो 2 गुणे 2 गुणे 2, एक बार लंबाई में, एक बार चौड़ाई में, एक बार ऊंचाई में, तो कितना हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। तो याद रखिएगा, क्षेत्रफल में वर्ग और आयतन में घन हो जाता है। देख लो, ये आपने 2 गुना किया तो क्षेत्रफल 4 गुना हो गया, और ये आपने 2 गुना किया तो आयतन 8 गुना हो गया। अगर 3 गुना किया होता तो 27 गुना हो गया होता है। अगर 4 गुना किया होता तो 64 गुना हो जाएगा। अगर आपने 5 गुना किया होता तो 125 गुना हो जाता है। ठीक है, ये था ओरल। और अगर किसी को यकीन नहीं हो रहा तो हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखो, LBH ये पहले लंबाई चौड़ाई ऊंचाई थी। आपने कहा कि 2 गुना यानी 2L हो गया, ये 2BH हो गया, सॉरी पहले 2B उसके बाद 2H हो गया। अच्छा, ये पुराने वाले से अगर हम इसकी सतह का क्षेत्रफल निकालें यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो फार्मूला होता है 2 गुणे LB प्लस BH प्लस HL। यही क्षेत्रफल का फार्मूला होता है ना भैया, सतहों का क्षेत्रफल इतना है। अब इससे थोड़ा निकाल के देखते हैं, इससे नया वाला देखते हैं। 2 तो बाहर रहता है, L का मान 2L है, B का मान 2B है, B का मान 2B है, H का मान 2H है, और H का मान 2H, L का मान 2L। ये हो गया। अगर आप देखें तो इसके पास भी 4 है, सॉरी यहां गुणा रहेगा, इसके पास भी 4 है, इसके पास भी 4 है, इसके पास भी 4 है। तो क्या हम 4 कॉमन ले सकते हैं? हाँ सर जी, 2 पहले से 4 और आ गया। यहां LB बचा, BH बचा, HL बचा। ये पुराना वाला है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? लो भैया, ये इधर 2LB प्लस BH प्लस HL, ये देखो पुराना वाला है। पुराने वाले का कितना गुना हो गया? 4 गुना। ठीक है, ये प्रूफ था। लेकिन क्या जरूरत है भैया, अगर भुजा में कोई छेड़खानी होती है तो क्षेत्रफल में उसके वर्ग हो जाएगा, आयतन में घन। ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग कंप्लीट मैथ देखेंगे। लगभग 50 क्वेश्चन के साथ एक वीडियो आएगी जो मैराथन होगी, उसमें देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।